Very warm welcome to my channel. This is Kanchan Gupta. So here I'm back with another session. That is the June session है मतलब 2008 में जून मंथ में जो पेपर आया था यूजीसी नेट का। ठीक है, पेपर 2 है क्योंकि उस दौरान जो है 2008 में जो पेपर 3 है वो सब्जेक्टिव होता है था, और जो पेपर 2 है दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें हम लोग जून और दिसंबर दोनों ही पेपर 2 इसमें जो है कंबाइनली कर लेंगे। ठीक है, सो बने रहिएगा मेरे साथ क्लास जो है सेशन को, और अपने अच्छे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं, जो है आपको टीचिंग मेथड कैसा लगता है, और कुछ अगर आप पढ़ना चाहते हैं मतलब किसी और तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन की क्वेरीज आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। एंड गुड कमेंट्स और ऑलवेज वेलकम, आप अच्छे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, एपिस्टेमोलॉजी। गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि जो क्वेश्चन बहुत इजी है ना, मैं उन्हें स्किप करती चलूँ, ताकि आपके लिए भी बार बार एक ही क्वेश्चंस को करना जो है टीडियस ना लगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एपिस्टेमोलॉजी है, मेटाफिजिक्स है, वैल्यूज हैं, ये सब किस किस चीज़ों से डील करती है। तो एपिस्टेमोलॉजी डील करती है हमारी नॉलेज के साथ में। तो सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सोर्स क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आता है आपका सी। नेक्स्ट पे आते हैं, एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी। ये एडम ने बोला था। गाइस क्वेश्चन हमेशा ऐसे करो कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही देखते ही आप पहचान लो कि इसका आंसर क्या था, है ना। तो डायनामिक साइड जब पूछा गया था तो इसका यहाँ देखो, ये है बी, यहाँ पे जॉन एडम्स है। ठीक है, यहाँ देखो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। जॉन, एजुकेशन इज द बेस्ट मीन्स फॉर प्रोपोगेशन ऑफ फिलोसफी। जॉन एडम ने कहा कि एजुकेशन जो है एक डायनामिक साइड है फिलोसफी की, जो कि एक एक्टिव साइड हम बोलेंगे, जो है एक प्रैक्टिकल साइड हम बोलेंगे। कि फिलोसफी जो है वो एक थियोरेटिकल है, और उसका जो प्रैक्टिकल मीन्स है, जो उसका प्रैक्टिकल हल जब हम करते हैं तो एजुकेशन में आता है। तो दोनों के बीच में बहुत ही क्लोजली रिलेशनशिप है। जैसे फिलोसफी और करिकुलम देखो, करिकुलम का मतलब होता है थ्रू विच एडुकेटर कैन रियलाइज हिज गोल्स, अपने गोल्स को रियलाइज करता है, अपने एम्स को डिसाइड करता है ना। फिलोसफी अगर हम देखें मेथड्स के थ्रू, तो हम किस तरीके लर्निंग बाय डूइंग मेथड कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मेथड कर रहे हैं, कौन से मेथड हम यूज कर रहे हैं। नेचुरलिस्ट टेक अ सीरियसली रूसोस डिक्टम। नेचुरलिस्ट जो थे हमारे रूसो, उन्होंने बोला था गिव योर स्कॉलर्स नो वर्बल लेसन, ही taught by the experience alone, मतलब let them do whatever they want to do। सो यहाँ पर जो थे हमारे टीचर जो है वो गार्डनर का काम करते थे। ये टीचर से देख रेख करते थे, बाकी जो है अपना काम वो खुद कर लेते थे। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग में फिलोसफी काम करती है, टीचर एंड फिलोसफी की, हाउ टीचर शुड बिहेव, है ना। अकॉर्डिंग टू द स्पेंसर अगर हम देखें, ओनली ट्रू फिलोसफर में गिव अ प्रैक्टिकल शेप टू द education, and every person has a philosophy of life। every person, सबके पास अपनी अपनी philosophy होती है, and same way every educator has a philosophy of education। तो औरबिंदो है, जैसे औरबिंदो ने कहा कि एक टीचर इज अ मैन हेल्पिंग हिज ब्रदर्स, अ लाइट काइंड एंड है। तो हर एक टीचर जो रहे हैं उनकी अपनी अपनी फिलोसफी, अ पॉइंट ऑफ व्यू रहा है लाइफ के प्रति, एजुकेशन के प्रति। सिमिलरली अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो फिलोसफी, देखिए ये सारी जो है ना ये फिलोसफी, दीज आर ओनली अ थियोरिटिकल, ये सिर्फ एक थ्योरी में आता है। ठीक है, और जो उसकी प्रैक्टिकल साइड हम यूज करते हैं करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचर एंड डिसिप्लिन में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम टीचर इज नॉट एब्सोल्यूट अथॉरिटी बट द इंटीग्रल एलिमेंट है ग्रुप का। जिस ग्रुप और सोसाइटी में रहता है वहां पर टीचर को कैसा बिहेव करना चाहिए, किस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, फिलोसफी डिसाइड करती है। क्लियर, आ जाओ। हाउ मेनी थिंकर्स, सबको पता है जैन फिलोसफी में कितने थिंकर्स थे, 24। श्री अरबिंदो फेवर्ड मोस्टली टू वन ऑफ द मेथड्स, मतलब अरबिंदो के अकॉर्डिंगली मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए, एक्शन, डायरेक्ट, स्टेप बाय स्टेप, या इनडायरेक्ट। तो मिस जो है हमारे अरबिंदो जी के अकॉर्डिंगली जो मेथड होना चाहिए दैट शुड बी एक्टिव, क्रियाविधि। फर्स्ट सरमन जो महावीर जी ने दिया था वो कहाँ दिया था, फर्स्ट जो सरमन था दैट वाज द राजगृह। राजगृह जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारी हिस्ट्री में। ठीक है, एंड वाज द कैपिटल ऑफ द एशियन किंगडम ऑफ मगध, मगध की कैपिटल वही है। ठीक है, एंड अलोंग विद द जैनिज्म दिस प्लेस इज आल्सो वेरी क्लोज, रहता है बुद्धिज्म के भी वेरी क्लोज है, क्योंकि महावीर जो है इज सेड टू हैव स्पेंट अ वेरी लॉन्ग टाइम देयर। वहाँ पे उन्होंने काफी लंबा टाइम जो है प्रीचिंग में, स्प्रेडिंग द डिवाइन विजडम में उन्होंने कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड किया है। तो राजगृह जो है हमारा फर्स्ट जो सरमन महावीर जी ने दिया था वो राजगृह।
ठीक है जी, इन द कॉन्स्टिट्यूशन में विच आर्टिकल वॉज नॉट कंसर्न विद द रिलीजियस एजुकेशन से कंसर्न नहीं रखता है। तो यहाँ देख लेते हैं आंसर जो हमारा आता है आर्टिकल 15(3) आता है। ठीक है, ये देखो ये रहा आर्टिकल जो 15(3) है हमारा डील करता है वुमेन की एजुकेशन से। ठीक है, फिर हमारा जो आर्टिकल आपने देखा 28 के सभी पार्ट्स है 1, 2 एंड 3, है ना। तो 28 यानी कि 28 के जो है ये हमारा रिलीजियस एजुकेशन का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग मेन एरियाज ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। मेन एरियाज आते हैं जैसे कि अगर हम जैसे कि हम कहते हैं राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आर्टिकल की बात करते हैं, या राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं 21(a) की आती है, एजुकेशन फॉर वुमेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट शुड बी रिवाइज्ड ऑल द टाइम। आपको ये हर बार रिवीजन की जरूरत तो पड़ती है, बट वंस यू कहते हैं ना दिमाग में एक बार चढ़ जाए तो फिर ये उतरेगा नहीं, ये ऐसी ऐसा नशा होता है। तो हाँ जी, चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन क्या है? इंडिविजुअल एम हमारे हमें पता है, इंडिविजुअल और एक सोशल एम हमारे गांधी जी ने दिया था ये हमें। सोशल एम ऑफ एजुकेशन और इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन क्या है? तो हमारा मेकिंग इंडिविजुअल क्या होता है, कॉर्पोरेटिव भी हमारा सोसाइटी से रिलेट करता है, मतलब सोशल है। आइसोलेटेड इंडिविजुअल है। सेल्फ रियलाइज्ड, ये उसकी खुद की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। द वर्ड प्रेगमेटिज्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्रेगमा। प्रेगमा का क्या मतलब होता है? एक्शन, पैसिव बिहेवियर नो, रिएक्शन नो, थॉटलेस बिहेवियर नो। एक्शन होगा ना, यस। प्रेगमेटिज्म का मतलब होता है करके देखना, एक्शन, क्रिया। विच वन बुक ऑफ द फेवरिंग इज नॉट रिटन बाय डीवी? डीवी की बुक एक तो बहुत ही फेमस है, सोसाइटी से रिलेट करती है शायद। तो यहाँ पे आपको बताना कौन सी बुक उन्होंने नहीं लिखी। द चाइल्ड इन द करिकुलम, हाउ वी थिंक, द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, द स्कूल्स ऑफ टुमारो। ये डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड जो है ये इनकी लिखी हुई बुक नहीं है, बाकी ये इन्होंने लिख सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड इज नॉट रिटन बाय डीवी। एम ऑफ कंप्लीट लिविंग इन एजुकेशन वाज सपोर्टेड बाय, कि शिक्षा में पूर्ण जीवन की तैयारी के लक्ष्य का समर्थन किसने किया था? ये हार्वर्ड ने, हार्वर्ड स्पेंसर ने, जॉन डीवी या प्लेटो। प्लेटो नहीं हो सकते क्योंकि वो फिलोसफी से रिलेट करते हैं, दे आर नॉट गिविंग यू द लाइफ। या तो वो डीवी रहेंगे या आपके हार्वर्ड स्पेंसर रहेंगे। अब हार्वर्ड स्पेंसर ने लाइफ से रिलेटेड, सर्वाइवल से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट दिए थे, तो यहाँ पे बी आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ना क्रैक करने की कोशिश किया करो, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा क्वेश्चंस की डेप्थ को समझना। नोबडी कैन लिव विदाउट मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स किस चीज से डील करता है? जैसे मैंने एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज से करता है, ऐसे ही हमारा जो मेटाफिजिक्स है वो हमारी रियलिटी से डील करता है। तो जब हम अपनी रियलिटी ही नहीं समझ पाएंगे तो नोबडी कैन लिव, एंड इट्स ट्रू इवन द मोस्ट थॉटलेस। कि ये क्या कहता है, देखो, तत्व मीमांसा के बिना कोई रह नहीं सकता है, और यह विचार शून्य लोगों के लिए भी सत्य है। जो थॉटलेस है, जो सोचते नहीं है, उनके लिए भी ये सत्य है। तो ये बात किसने बोली थी? ये तथ्य किसने बोला था? ये हक्सली ने बोला था। ये तथ्य किसने बोला था? हक्सली ने। आ जाइए, ये बुक्स दे रखे हैं गीतांजलि का, सबको पता है। गीतांजलि वाज रिटन बाय टैगोर, एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ रिटन बाय गांधी जी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिपब्लिक रिटन बाय प्लेटो, एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिटन बाय रूसो। ओके, मैंने डायरेक्टली आपको आंसर दे दिए। अब ये क्या है? लाइब्रेरी, कल्चर, कल्चरल लैब एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। सो डिफरेंस इन रेट ऑफ चेंज, अब बहुत ही परिवर्तन की जो दर है उसमें डिफरेंस आता है। ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट है, रिलीजन स्पेसिफिक होता है, गवर्नेंस एम ऑफ एजुकेशन है, फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है। हाँ जी, क्या बनता है इससे? इसका आंसर बनता है आपका सी।
लाइब्रेरी इज योर फॉर्मल एजेंसी, जहाँ पर आपको बुक्स मिलती हैं, जहाँ पर आप अपनी एजुकेशन करते हो। कल्चर इज व्हाट, कल्चर इज योर गवर्न एम, है ना, एम ऑफ एजुकेशन आपका डिसाइड करता है कल्चर। एंड कल्चरल लैग इज अ डिफरेंस होता है जब रेट ऑफ चेंज में डिफरेंस आता है। एंड द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट। आपको ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, देखिए ह्यूमन रिसोर्स होते हैं आपकी स्किल, ठीक है, आपकी नॉलेज, आपकी अचीवमेंट्स, जो आपकी सक्सेस, ये सब आपकी क्या है, धरोहर है एक ह्यूमन बीइंग की, एक ह्यूमन बीइंग की धरोहर है। तो इसको हम रिसोर्स कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इन सब, ये सब कैसे आता है, एजुकेशन से आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, असर्शन कहता है जो एससी बच्चे होते हैं हैव अ टेंडेंसी टू ड्रॉप आउट, वो बीच में ही जो है स्कूलिंग कंप्लीट नहीं करते और ड्रॉप आउट कर देते हैं, क्योंकि अर्निंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली आर नॉट वेल एम्प्लॉयड, क्योंकि जो पैसे कमाने वाले होते हैं वो अच्छे से एम्प्लॉयड नहीं होते। दैट माइट बी अ रीजन। यस, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हिंदी अनुवाद भी दे रखे हैं प्रत्येक क्वेश्चन के, तो देख लीजिएगा। एडजस्टमेंट, adjustment to social situation is easily possible by the individual with the help of, अगर हम कहें एक इंडिविजुअल को जो है एडजस्टमेंट करना है, ठीक है ना, एडजस्टमेंट करना है, तो किस तरीके से पॉसिबल है, कल्चरल वैल्यूज को लर्न करके, स्किल्स एंड नॉलेज अक्वायर्ड करके क्लासरूम में, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज known to the child, exposure to the social change in the schools। बता सकता है कोई, अपने माइंड में ना एक अपना ऑप्शन रखिए और फिर उसको देखिएगा। तो इसमें बी और डी दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट द एडजस्टमेंट्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। अब आपको बताएं, देखो नॉन फॉर्मल मतलब जो फॉर्मल नहीं है ना, नॉन फॉर्मल जो फॉर्मल नहीं है, और नहीं, यानी कि ज्ञान दर्शन भी हमारी वो है, विजुअल क्लासरूम से, देखिए ये प्ले ग्राउंड आपको मिल गया ना, D is the correct answer. Okay. Which of the following helps in the process of socialization? क्या help करता है आपको, printed materials, meditation process, playmates and self-centered living। देखिए socialization के लिए आपको सबसे बात, printed नहीं होगा, मेडिटेशन भी आप एक इंडिविजुअल अपने ध्यान ध्यान करता है ना, ध्यान आसन में होता है, तो वो सोशलाइजेशन क्या करेगा, स्व केंद्रित जो रहन सहन होता है वो भी आपका एक इंडिविजुअल होता है। छवि सामग्री कैसे करेगा, खेल साथी, ये आपका सी ऑप्शन आएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर इन सोशल चेंज, कौन सा बैरियर नहीं है यहाँ पे, पॉवर्टी, एरिस्टोक्रेसी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, या पैरोचियलिज्म है। क्या होता है इसका मतलब, इग्नोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल कॉन्सेप्ट, मतलब कल्चर को इग्नोर करना, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको इग्नोर करना। डाइवर्सिटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशंस, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, सो वंस ओन कॉन्सेप्ट्स आर परसीव्ड एज अ कल्चर फ्री होता है, एंड द ओनली एंड यूनिवर्सल वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग, मतलब दे आर कल्चरल फ्री। तो नॉट अ बैरियर में आपका ये आपका आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जितना पॉपुलेशन एक्सप्लोड होगा वो आपके सोशल चेंज को जो है रैपिड इंक्रीज कर सकता है नंबर ऑफ पीपल में, बट ये आपको किसी सोशलाइजेशन में नहीं करता है। जबकि हम प्रोक्लियरिज्म की बात करें तो पैरिश मतलब होता है रिलीजियस एंड गवर्नमेंटल कॉन्टेशन में आता है, क्लियर। अच्छा, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया था, शॉर्टेज ऑफ स्कूल इन द कंट्री, पीपल डिजायर टू लर्न मोर, कंट्रीज नीड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल, एंड डायनामिक्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। क्या लगता है आपको, बहुत इजी है ये, डी ऑप्शन लगता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ज्ञान का हमें बहुत ज़्यादा विकास करना है, तो इसीलिए कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, ठीक है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं सोशियोलॉजी का क्लासरूम्स में अप्लाई करना, प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग को एजुकेशन में अप्लाई करना, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी को कल्चरल लर्निंग में अप्लाई करना, प्रिंसिपल सोशियोलॉजी को एजुकेशन में अप्लाई करना। कंफ्यूज कर दिया है, ठीक है ना, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका बेस्ट आंसर ये है, जब यहाँ पे सोशियोलॉजी और एजुकेशन दे रखा है तो यहाँ पे वही होगा, एजुकेशन में करना, नॉट ओनली इन द क्लासरूम या नॉट इन द कल्चरल लर्निंग, ये जो आपका सोशियोलॉजी के जो भी प्रिंसिपल्स है कंप्लीट वन इन अ होल एजुकेशन में यूज करना है, ठीक है।
जी। So next question, question number 21. The formal agencies of education came into being due to, जब हमारी फॉर्मल एजेंसीज की बात होती है, क्या होती है फॉर्मल एजेंसीज? हमारा स्कूल, जहाँ पर आपके फिक्स्ड करिकुलम होता है, जहाँ आपका फिक्स्ड जो है टाइम टेबल होता है ना। तो सोसाइटी बिकमिंग क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड कल्चर जो है डेवलपिंग वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्सप्रेशंस, society being in need of transforming knowledge from generations to generations. Okay, and the society and culture came together with the time, and society realizing the contribution of every individual towards its development. ठीक है, अगर हम हिंदी की बात करें तो समाज जो है वो अत्यधिक संस्कृत हो गया है, और जो संस्कृति में विशिष्ट अगर हम अभिव्यक्ति विकसित हो गई है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक का जो ज्ञान का रूपांतरीकरण होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। समाज और संस्कृति समय के साथ में एकत्र हो गई है। तो इस तरीके से थोड़े से ऑप्शंस आते हैं। तो फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन केम इनटू बीइंग due to the society being in need of transforming the knowledge generation to generation. जनरेशन टू जनरेशन में जो है आपकी नॉलेज ट्रांसफॉर्म होती है, इसीलिए हमें एक फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन की जरूरत होती है, बिकॉज स्कूल इज अ प्लेस जहाँ पर आपकी जनरेशन टू जनरेशन आपकी नॉलेज ट्रांसफर होती है। ठीक है, लर्निंग टू लिव पीसफुली विद अदर्स एज अ पिलर ऑफ एजुकेशन गेट्स सपोर्ट फ्रॉम। जब हम कहते हैं लर्निंग टू लिव, है ना, दूसरों के साथ में शांति पूर्वक रहना हमें जो है सीखना होगा, एक शिक्षा का स्तंभ आता है, तो वो हमारे सोशियोलॉजी के लिए बात करता है। हाँ, एक सेकेंड। अगर हमने पढ़ा है तो डिलॉर्स की रिपोर्ट आपने भी जो है स्टडी की होगी। जो डिलॉर हैं, डिलॉर के एजुकेशन पिलर्स रहे हैं। ठीक है, मैं इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। पिलर्स में जो डिलॉर रिपोर्ट कहते हैं वॉज क्रिएटेड बाय दी डिलॉर कमीशन में आई थी, जो कि 1966 में आता। तो यू मस्ट नो इट इज, उसमें क्या था, एक इंटीग्रेटेड जो है विजन रखा गया था एजुकेशन का दो कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा था कि लर्निंग लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, क्या था कि इनका जो विजन था, एक प्रपोज इंटीग्रेटेड विजन था, कहाँ उन्होंने लर्निंग थ्रू आउट जो है लाइफ, और फोर पिलर्स के साथ में, जो है हमारे फोर पिलर्स कौन से रहेंगे? फोर पिलर्स रहेंगे, टू नो, टू बी, टू डू एंड टू लिव। ये फोर पिलर्स, तो ये एक इंटीग्रेटेड विजन था जहां लर्निंग थ्रू आउट लाइफ होगी और इन फोर पिलर्स के साथ में होगी। अब ये फोर पिलर्स क्या था? बेसिकली जो डिलॉर की रिपोर्ट थी 1966 में वॉज क्लोजली थी विद द मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के साथ में, और यूनेस्को के साथ में इनका टाइप था। उसमें फोर पिलर्स में उन्होंने कहा लर्निंग टू नो। अब लर्निंग टू नो क्या होगा कि अ ब्रॉड एक जनरल नॉलेज जो होती है विद द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डेप्थ इन अ स्मॉलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब हम लर्निंग को जानने के लिए पढ़ेंगे, टू नो। लर्निंग टू डू, हम लर्निंग करते हैं करने के लिए, मतलब देयर इज सम ऑक्यूपेशनल स्किल्स होंगी, कॉम्पिटेंसी होगी। लर्निंग टू भी, कुछ हम लर्निंग करते हैं कुछ बनने के लिए, है ना, वेरी पर्सनल। फिर लर्निंग टू लिव टुगेदर, यानी कि हम साथ में रहने के लिए करते हैं, जिसको हम लर्निंग लिव टुगेदर को हम वासुदेवम कुटुंबकम के साथ में जोड़ते हैं। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट पे। एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं वो साइड बाय साइड स्ट्रेंथन किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सोशल रिलेशंस हो इन कम्युनिटी में, बैरियर बिटवीन रिच एंड पुअर के बीच में, इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स, एंड लर्निंग ऑफ द टीचिंग मेथोडोलॉजी बाय टीचर्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो एग्जिस्टेंस है वो बेसिकली आपकी क्या करती है, कि इंटरेक्शन को फोकस करती है, कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में क्या हो, एक जो है सामाजिकता आए, एक क्या आए, एक अंतर क्रियाएं जो है वो निर्धारित हो सके, अंतर क्रियाएं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पार्टिसिपेशन इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, चेंजिंग रिलीजियस फेथ, एम्पैथी एंड मोबिलिटी। तो आपको नॉट में बताना है। देखिए, मॉडर्नाइजेशन हमेशा, एक मैंने आपको हमेशा बताया है, मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, एक साइंटिफिक एटीट्यूड को चेंज करना होता है।
एक परसेप्शन को चेंज करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि चेंज जो है ये एक रिलीजियस फेथ से कोई मतलब नहीं है, आपका प्रगति से मतलब होता है, गतिशीलता से मतलब होता है, आपका ये तदनुभूति यानी कि किसी के जो है दुख में सुख में साथ निभाने से हो सकता है, लेकिन एक धार्मिक विश्वास में परिवर्तन का मॉडर्नाइजेशन से निर्धारित नहीं होता है। अगर हम मॉरल डेवलपमेंट की बात करें तो आप सभी को पता होगा किसने दिया था मॉरल डेवलपमेंट हैज गिवन बाय कोहल बर्ग। किसने दिया था? कोहल बर्ग ने। अब कोहल बर्ग ने जो है आपको प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल करके दिया था। अब प्री कन्वेंशनल क्या होता है? अ चाइल्ड की सेंस ऑफ मोरालिटी इज वेरी कंट्रोल्ड होती है, ठीक है। चिल्ड्रन एक्सेप्ट और बिलीव द रूल्स एंड अथॉरिटी फिगर, एंड जैसे कि पेरेंट्स एंड टीचर्स की, टीचर ने कहा है, हमारे पेरेंट्स ने कहा है, बच्चे कहते हैं ना, तो उनको पता है कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन होती है, मतलब अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, और मैंने अगर ओबीडियंस मम्मी पापा का कहना माना तो मम्मी मुझे प्यार करेगी। तो ये एक कंट्रोल होता है। इंस्ट्रूमेंटल एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन होता है। फिर कॉन्वेंशनल स्टेज क्या होती है? द चाइल्ड का जो सेंस ऑफ मोरालिटी होती है इज टाइड टू द पर्सनल एंड सोसाइटल रिलेशनशिप में, जैसे यहाँ पर उसकी रिलेशनशिप एक पेरेंट्स या टीचर तक ही निर्धारित थी, कॉन्वेंशनल स्टेज पे आके वो उसके सोसाइटी से रिलेट कर जाती है कि सोसाइटी में एक गुड बॉय, एक नाइस गर्ल की क्या ओरिएंटेशन होती है, सिस्टम कैसे मेंटेन करना है आपको सोसाइटी में, वो मतलब आप यू आर बिकमिंग मोर मॉरलाइज, बहुत और थोड़े से लेवल अप मॉरल में आ जाते हो। जब हम पोस्ट कन्वेंशनल की बात करते हैं तो अ पर्सन की जो सेंस ऑफ मोरालिटी होती है इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मोर एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स पे आ जाती है। हम सिखाते हैं ना बच्चों को ऐसे नहीं करना चाहिए, प्रिंसिपल्स पे आ जाती है और वैल्यूज पे आ जाती है ना। जिसमें क्या होता है? पीपल नाउ बिलीव कि जो सम लॉज, कुछ कानून बनाए गए हैं जो अनजस्ट हैं and should be changed or eliminated. So this level is marked by growing realization that individuals are separate entities from the society and individuals may disobey the rules with their own principles. मतलब यहाँ पे उसका क्या होने लगता है कि सोसाइटी में जैसे आपने पहले क्या था, फर्स्ट स्टेज पे ट्रैफिक रूल्स है, नहीं अगर फॉलो करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, बच्चे फॉलो करते थे प्री कन्वेंशनल से पहले। जब उसका पोस्ट कन्वेंशनल हुआ तो नाउ दे आर रियलाइज्ड कि अगर हमने रूल्स तोड़ भी दिया तो यू जस्ट हैव टू गिव द फाइन, या यू जस्ट हैव टू गिव अनदर पनिशमेंट, दैट्स इट एंड यू कैन फेस इट। तो आप अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है ना उनको तोड़ मरोड़ सकते हो, डिसओबे कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या होने लगता है? डिसओबे जैसी कंडीशन हो सकती है, या फॉलो करना है तो फॉलो करना है, एक एथिकल यूनिवर्सली आप अपने जो भी आपको सिखाया जाएगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको नाप तोड़ सकते हो। तो ये कोहल बग था, मॉरल डेवलपमेंट था। क्लियर है ना? चलिए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रॉन्ग स्टेटमेंट बताने की, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, क्या ग्रोथ नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है। हेरिडिटी सेट्स द लिमिट्स फॉर द डेवलपमेंट की, हेरिडिटी सेट कर देती है कि भैया इतनी डेवलप होगी, इतनी हाइट आएगी। डेवलपमेंट प्रोसीड्स, वेरी गुड क्वेश्चन। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल, ओके, स्पेसिफिक से लेकर क्या वो जर्नल की तरफ जाता है। कोरिलेशन एंड नॉट कंपनसेशन इज द रूल इन डेवलपमेंट, कि सह संबंध ना कि परिपूर्णता दिखाती है, विकास का सिद्धांत भी बताती है। तो आपका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है दैट वाज दी सी, कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। नो बिट नहीं, देखो स्पेसिफिक क्या हो गया, आपके पूरे हाथ का डेवलपमेंट हुआ, पूरे मानसिक विकास हो, फिर जनरल तक कैसे जाओगे? नहीं, आपकी छोटी छोटी चीजों, जनरल चीजों का होता है, फिर एक स्पेसिफिक विकास होता है ना। तो ये आपका जो है सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज टू अ लार्ज एक्सटेंट असिस्टेड बाय, लॉन्ग टर्म जो मेमोरी रहती है, मीनिंगफुल लर्निंग होती है, रोट लर्निंग से आती है, मास प्रैक्टिस से आती है, सांकलिक अभ्यास से आती है, या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस आती है, वितरित अभ्यास से आती है। तो अगर आप लार्ज टर्म तक करना चाहते हैं तो वो अर्थपूर्ण अधिगम अगर आप करेंगे, मीनिंगफुल लर्निंग जो होती है जिसमें रट्टाफिकेशन नहीं होता है, वो आपके लाइफ लॉन्ग तक एग्जिस्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी इन गैगनेस लर्निंग हिरार्की। आपने गैगने की हिरार्की देखी है, उसके अंदर आपका कौन सा नहीं आता? ये आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शन, सिंबॉलिक एसोसिएशन नहीं आता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब हम लैंग्वेज की डेवलपमेंट करते हैं तो हम अर्थपूर्णता, सिमेंटिसिटी इज द मीनिंग, ये भी होता है। प्रोडक्टिविटी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन करना या टैक्टफुल करना, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक।
आपका डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। बेसिकली प्रोडक्टिविटी लैंग्वेज को लेके आती है, आपकी व्यवहार, ये हाँ व्यवहारशीलता आती है, ये भी ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आती हैं, प्रोडक्टिविटी आती है, डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है। ठीक है, आ जाओ 30 पे। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होती है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बेसिकली बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी या कॉग्निटिव साइकोलॉजी या बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ, बताइए। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में वी आर मेकिंग समथिंग न्यू, है ना, हम कुछ न्यू इजाद करते हैं। तो सी भी है, और अगर हम देखें तो बी भी हो सकता है, सोशल साइकोलॉजी का, आप ये बी एंड सी लगा लो। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन टू डिवाइस अ वर्केबल सीरीज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, ये जिसने इंटेलिजेंस टेस्ट में जो है सीरीज बाय सीरीज जिसने स्टार्ट किया, या फर्स्ट पर्सन कौन है? कौन है? बेनेट है भाई, सबने पढ़ा है। चलें आगे, आ जाओ। टैट इज अ टूल। टैट एक टूल होता है, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। ये किस तरह का टेस्ट होता है? ऑब्जर्वेशनल, मतलब ऑब्जर्व करने वाला, सेल्फ रिपोर्टिंग, सेल्फ को रेट करने वाला, या सिचुएशनल? थीमेटिक थीम होते हैं इसमें। तो क्या होता है, ये बेसिकली आपका सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होता है, थीम के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, द राइट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड। फ्लूइड का क्या होता है? ईद होता है, ईगो एंड देन सुपर ईगो, यानी कि ये रहा ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, आज इंट्रोवर्जन क्या है? इंट्रोवर्जन जो बच्चा अपने आप में रहना खुश, मतलब इंट्रोवर्जन है जो अपने आप में रहना पसंद करता है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, वर्णन ने दिया है ये वाली तो, है ना। सेल्फ को एक्चुअलाइज करना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसकी मास्लो ने दिया था। प्रोग्रेसिव मेट्रिसेस, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, है ना, ये भी दिया हुआ है। तो इसका बी आंसर बनता है आपका। इंट्रोवर्जन इज योर सेकेंड वन। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आता है वर्णन का, बी। इंट्रोवर्जन इज योर ड्रेवन एंड प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज इज योर वर्णन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, सो चलिए ठीक है। क्योंकि मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है इज द टॉप मोस्ट आता है मास लॉ में, है ना। तो अगर मैं सी का फर्स्ट लगा देती हूँ तो यहाँ पे ये रहा। प्रोग्रेसिव जो मैट्रिसेस होता है, हाँ ये रेवन का दिया हुआ है, ठीक है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ओके थर्स्टन है, सॉरी, ठीक है, मुझे वर्णन हिरार्की में आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वर्णन की हिरार्की आती है, और थर्स्टन में आता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, बी इज द करेक्ट वन। ओके, 35 नाउ द टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर करता है, द टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन की एजुकेशन एस सी एस टी बच्चों के लिए, या एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज अलॉन्ग विद द नॉर्मल वंस, मल्टीग्रेड सेटिंग करना, चिल्ड्रन फ्रॉम माइनॉरिटी ग्रुप्स। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन में नॉर्मल वंस के साथ में होता है, तो बी इसी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट में द लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन फॉर अ सक्सेसफुल गाइडेंस ऑफिसर इज दैट, कि अगर हम लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन समझते हैं तो पोसेस द पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस, हैज अ गुड एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इज वेल एडजस्टेड टू द सेल्फ, अपने आप में और दूसरों के साथ में काफ़ी अच्छे से वेल एडजस्ट है। मतलब लीस्ट क्वालिफिकेशन क्या चलेगा? अगर आपको एक अच्छा गाइडेंस ऑफिसर बनना है तो बिलीव इन एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करने पे बिलीव करना। तो सबसे कम, अगर आपके पास देखो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब आप हायर स्टडीज नहीं किया है, लेकिन आपके पास एक पेशेंस है, प्रिजर्वेंस है, गाइडेंस एक माँ बाप भी तो करते हैं, बच्चों को गाइडेंस नहीं देते। तो इसका मतलब ये थोड़ी उनके पास हाईली क्वालिफाइड डिग्री होनी चाहिए, नहीं ना। हमारे बड़े बूढ़े हैं, वो हमें गाइड करते हैं, लाइफ के लिए गाइड करते हैं। हमेशा एजुकेशनल गाइडेंस नहीं होता है, इस चीज़ को लेके चलना। मॉरल गाइडेंस भी हो सकता है,
तो इसके लिए कोई हाईली क्वालिफाइड या अकेडमिक क्वालिफिकेशन की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। जो पर्सन होना चाहिए वो वेल एडजस्टेड होना चाहिए और प्रिजर्वेंस होना चाहिए, मतलब उसके अंदर एक दृढ़ प्रतिज्ञता होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। 37 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ कंडक्टिंग अ रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एडवांटेज आपको बताना है। प्लेसेस अ स्टडी इन अ हिस्टोरिकल एंड एसोसिएशन जो है पर्सपेक्टिव, आइडेंटिफाइज द वेरिएबल्स एंड टूल्स ऑफ रिसर्च, एनकरेजेस करना अननेसेसरी जो है डुप्लीकेशंस ऑफ रिसर्च को, या प्रोवाइड द आइडिया ऑफ द रिसर्च डिजाइन। तो आपको यहाँ पे मेन एडवांटेज आपको बताना है, दैट इज की आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह का रिसर्च डिजाइन प्रोवाइड कराना है। ठीक है। अब आ जाओ प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी एंड कॉन्करेंट वैलिडिटी, यानी कि आपकी प्राप्ति विषय वैधता समवर्ती वैधता, measure of fair representation, theoretical process, product and agreement with the known result। देखिए, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होता है जब कोई कंटेंट आपको ये बता रहा है कि फ्यूचर जो है, जैसे कोई आपका पेपर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए वो नेट का पेपर होता है ना, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं दैट आर द प्रिडिक्टिव, कि आपके वो फ्यूचर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का डिसाइड कर रहे हैं, तो दे आर द प्रिडिक्टिव समथिंग कि जो कंटेंट है वो प्रिडिक्टिव हो रहा है। फेयर रिप्रेजेंट करना, एग्रीमेंट विद द नोन रिजल्ट, तो यहाँ देखो इसका आंसर आपका बनता है ये, यानी कि प्रिडिक्टिव में आता है प्रोडक्ट या परफॉर्मेंस कैसी आप कर रहे हो, ठीक है ना, प्रिडिक्टिव का हो गया। फिर कंटेंट में आता है आपका फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि नोन रिजल्ट के साथ में आप कितना जस्टिफिकेशन दे रहे हो, ठीक है ना, कि आपको पता है कि नोन चीज़ें हैं, उसके साथ में कितना जो आपका कंटेंट है वो जस्टिफाई कर रहा है, तो वो कॉन्करेंट में आता है। दोज हु एनरोल देमसेल्व्स इन एक्सप्लोरेटरी वोकेशनल प्रोग्राम, कि जो लोग अपने आप को एक्सप्लोरेटरी वाले वोकेशनल प्रोग्राम्स में विल कंट्रीब्यूट मोर टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी देन दीज नॉट एनरोल्ड इन द प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रोग्राम चलाया गया है, अब किसने चलाया ये नहीं मेंशन है, जहाँ पर वोकेशनल प्रोग्राम है ये बेसिकली जो आपको एक्सप्लोर करेगा और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, डेवलपमेंट हुई, सोसाइटी के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प कर रहा है ये वोकेशनल प्रोग्राम, बजाय इसके कि जिन्होंने एनरोल नहीं किया है। सो यहाँ पे विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड हाइपोथेसिस इज वायलेटेड इन द अबव हाइपोथेसिस, जो ऊपर हाइपोथेसिस मैंने आपको बताई है, इसमें जो है किस मतलब किस गुण का या किस हाइपोथेसिस का या कैरेक्टरिस्टिक का उल्लंघन हुआ है। हाइपोथेसिस थोड़ा सा लॉजिकली होना चाहिए था, कंसाइज छोटा होना चाहिए था, डिफाइन इन वेरी ऑपरेशनल टर्म्स में डिफाइन करना चाहिए था, और टेस्टेबल होना चाहिए था। मतलब ये टेस्टेबल नहीं है, ये क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, द हाइपोथेसिस शुड बी टेस्टेबल, इसमें टेस्टेबल वाला कुछ है नहीं। देन स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट होते हैं आर डिफरेंट होते हैं फ्रॉम लोकली डिवाइस्ड इंस्ट्रूमेंट्स इन अ वे दैट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, मतलब जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट लोकली डिवाइस्ड बनाए जाते हैं, जो स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं, उनसे किस तरीके से होते हैं, दे आर नॉर्म्स होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट उनको मिलता है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वैलिड एंड ईजी होता है, या हैव इनफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग प्रोसीजर। क्या होता है, डिफरेंट होता है, किस नज़रिए से वो डिफरेंट होता है, वो होता है कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं ना, इसमें आपके डिफाइंड किए हुए नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स मतलब ये टेस्ट ऐसे एडमिनिस्टर होगा, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, इसका दिया तो 3, तो ये एक प्रिस्क्राइब नॉर्म्स होता है, और अगर आपने इतना इतना लिखा तो ही नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ें क्या है, आपकी टेक्निकली होती हैं, और यहाँ पे का नॉर्म्स होते हैं कि ऐसा है तो ऐसा ही है, इसीलिए इसको स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। फ्लेक्सिबल का क्या था, स्टैंडर्डाइज इसलिए तो बनाया गया कि वो स्टैंडर्ड टेस्ट है, अगर आपने ऐसा करा, ऐसा परफॉर्मेंस दिया तो आपका ये रिजल्ट है। ठीक है, इजी रिसर्च बाय द यूजर फॉर द यूजर,
बाय द यूजर फॉर द यूजर, ओके। फॉर एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी का अप्लाइड में ही आता है। एंड जनरल एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, यहाँ पे आप आंसर रहेगा डी। जो बाय द यूजर वाला था वो एक्शन का ही आता है, ये 3 हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज वाला फंडामेंटल रिसर्च आता है, तो बहुत सिंपल था। A statement that a researcher inserts in his PhD thesis which he believes to be a fact but he cannot verify। अच्छा जी, फैक्ट है, पीएचडी में उसने रिसर्च प्रॉब्लम लिया, फैक्ट तो बोल रहा है लेकिन उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, तो इस टर्म को क्या बोलते हैं? वेरीफाई नहीं कर पा रहे, इसको एग्जाम्पशंस बोलते हैं कि उसने कोई चीज एज्यूम किया है, एग्जाम्पशन किया है, हाँ, अभिग्रहित किया है, ठीक है। ऑब्जर्वर की बायस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, अगर ऑब्जर्वर बायस्ड हो गया है तो हम उसे किस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? चूजिंग ऑब्जर्वर्स केयरफुली, ऑब्जर्वर को केयरफुली चूज करो जो बायस ना हो। इन्फॉर्मिंग द ऑब्जर्वर ऑफ द नेचर ऑफ द स्टडी, ऑब्जर्वर को बता दो भैया स्टडी ऐसे होनी है, बायस होना सही नहीं है। केयरफुली ट्रेनिंग दी जाए ऑब्जर्वर को। यूजिंग टू और मोर ऑब्जर्वर्स इन ईच सिचुएशन में, या ज़्यादा ऑब्जर्वर यूज़ करें ताकि अगर एक बायस हो जाए तो दूसरे से पूछ लो। तो बेस्ट तो इसका यही है, इन्फॉर्मिंग द ऑब्जर्वर द नेचर ऑफ द स्टडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू मतलब गलत वाली स्टेटमेंट बतानी है, आपको इनकरेक्ट वाली बतानी। A phenomenon which can neither be presented nor be manipulated by the researcher but has occurred in the past is a subject of historical research। तो यहाँ आपको बताना है इनकरेक्ट वाला। तो ये चीज़ें बोल रखी हैं कि एक फिनोमिना दैट कैन बी न्यूटर प्रेजेंटेड, जिसे हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं ना ही मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, जो पास्ट में हुआ है, तो क्या हम उसे हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। एक वो स्टडी एज इट वेयर स्टेटस इज अ सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है जहाँ पर वो घटना हुई है वहीं पर उसी फिनोमिना का स्टडी करना। मैनिपुलेशन ऑफ डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट में होता है अ स्टडी विच स्टडीज द कॉन्कॉमिनेंट वेरिएशंस को हम पढ़ते हैं ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स को विदाउट बीइंग मैनिपुलेशन। ये बात तो है, तो ये क्या कहलाता है? तो इसका सी आता है। सी कैसे बना? क्योंकि जो मैनिपुलेशन होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होता है। किसका होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होता है, ना कि डिपेंडेंट का। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, बाकी स्टेटमेंट सारी सही है कि हम यहाँ पर कॉन्कॉमिनेंट वेरिएशंस करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, लेकिन हम रिसर्चर को यानी कि कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करते बिकॉज द सिचुएशन हैज ऑलरेडी अकर्ड एंड द मैनिपुलेशन जो है इज नॉट अलाउड, ठीक है। If mean and median of the distribution are equal and range is equal to 6, then we can say that the distribution is, अब बताओ जब मीन और मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाता है, ये देखो मीन एंड मीडियन जो है वो इक्वल हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपकी जो रेंज आ रही है इज इक्वल टू 6 में, तो यहाँ पे आपका नॉर्मल ही डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है। एक रिसर्चर हैज डिसाइडेड टू टेस्ट हिज हाइपोथेसिस ऑन 0.0 लेवल पे कर रहा है, ही इज लाइकली टू कमिट। अगर वो इतने कर रहा है, ये उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, यानी कि 95% चांस है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे? सी। दोनों ही हो सकते हैं, यहाँ पे कोई मेंशन थोड़ी है, दोनों ही एरर कर सकता है वो। टी टेस्ट क्या होता है? बेसिकली दो आपके वेरिएबल्स होते हैं, उन दोनों के मीन का यहाँ पे कंपैरिजन करता है, मीन्स का कंपैरिजन करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये रहा, मीन्स का कंपैरिजन करता है। वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ एनोवा, एनोवा की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या होती है? इंटरैक्टिंग अमंग वेरिएबल्स अंडर स्टडी, आपकी स्टडी के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं? इंडिपेंडेंस और सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो आपका जो एक सबसे बड़ी लिमिटेशन आती है वो ये आती है कि इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स ऑफ वेरिएशन की विचरणों की जो श्रोता है, मतलब उसमें जो वेरिएशन आ रही है, ठीक है, उन पे डिपेंडेंट होता है। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी। If the researcher wants to study the attitude towards a social phenomena with respect to the gender, अगर वो एक सोशल फिनोमिना को देखना चाहता है तो इसमें वेरिएबल्स आपको बताना है। रिसर्चर वांट्स टू स्टडी एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल फिनोमिना विद रिस्पेक्ट टू द जेंडर। देखो जेंडर जो है आपका डाइकोटमी में आता है, जेंडर आपका मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं,
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये देखो, इसमें आपका नॉमिनल और एक रेशियो स्केल में आता है। एट द टाइम ऑफ एनालाइजिंग द डेटा, जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं, रिसर्चर ने नोटिस किया कि देयर इज अ मिस्टेक इन स्कोरिंग, में मिस्टेक है एंड कांस्टेंट एरर इन द स्कोर। वो बार बार आ रही है। क्या वो उस मिस्टेक को इग्नोर कर देगा, या रीस्कोर करेगा, या ऐड द एरर इन ईच स्कोर में कुछ कुछ ऐड करके उसको ठीक कर देगा, या सब्ट्रैक्ट द एरर को सब्ट्रैक्ट करके फिर कर देगा? तो इसका बेस्ट आंसर आता है आपका ऐड एरर इन ईच स्कोर। देखिए, अगर आपको लगता है एरर है तो वो क्या करेगा, सब में ऐड ऑन करके उसको इक्वलाइज करने की कोशिश करेगा, है ना। चलिए, ये 50 क्वेश्चंस थे पूरे। 2000, ये जून में आए थे, 2008 में जून में आए थे। ठीक है। अब जो हम करेंगे वो है दिसंबर 2008 के क्वेश्चंस होंगे, ये भी ऑलमोस्ट 50 होंगे। और पेपर टू, उस टाइम पे पेपर टू जो था वो ऑब्जेक्टिव होता था, एंड देन जो पेपर थ्री होता था वो सब्जेक्टिव होता था। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ओनली पेपर टू। क्लियर? तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। So first question, who said that education is the manifestation of divine? Manifestation क्या रहता है? Guys, manifestation of divine perfection that is already in man. देखिए, जो man को ना काफी importance, जो यानी कि man making education, man ना everything is inside the man, ये सब जो है विवेकानंद जी के विचार थे, क्योंकि वो कहते थे कि सारी चीजें जो है ना वो इंसान के, मनुष्य के अंदर ऑलरेडी है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ओनली। ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच फिलोसफी बिलीव्स इन द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट? ट्रुथ, नॉन स्टीलिंग, जो है, सत्य, असत्य, ये अहिंसा, ब्रह्मचर्य, धर्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह, ये कौन सी फिलोसफी कहती है? सबको पता होना चाहिए, जैनिज्म फिलोसफी में है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस? जब हम एजुकेशनली प्रोग्रेस की बात करते हैं तो उसका मेन सोर्स क्या होता है? एजुकेशन की थ्योरीज होती हैं, उसके एजुकेशनल को प्रैक्टिस करना होता है, एजुकेशनल फिलोसफी होती है, या एजुकेशन हिस्ट्री होती है, शैक्षिक इतिहास। यस, करेक्ट आंसर आता है आपका एजुकेशन फिलोसफी। आपका मेन सोर्स आपको प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है, राइट। फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन फिलोसफी का जो फंक्शंस हैं कि क्या फिलोसफी वर्क करती है, उसको क्या बोला जाता है? नॉर्मेटिव यानी कि आदर्शात्मक, क्रिटिकल या स्पेक्युलेटिव यानी कि परिकल्पनीय। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट, है ना। तो हमारी एजुकेशन की फिलोसफी की यही तो बात है कि हम उसे आदर्श है, आलोचनात्मक है, क्रिटिकल व्यू है, इन सभी चीज़ों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वीकेस्ट पॉइंट ऑफ आइडियलिस्टिक, जब हम आइडियलिस्टिक फिलोसफी पढ़ते हैं तो उसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या है, बताइए? एम्स है, करिकुलम है, डिसिप्लिन। मतलब हम आइडियलिस्टिक एजुकेशन जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें उसमें हम मेथड्स ऑफ टीचिंग जो होते हैं, है ना, वो, क्योंकि यहाँ पर एक लेक्चर मेथड ही दिया जाता है, तो सबसे वीकेस्ट पॉइंट यही पर आ जाता है। ठीक है। अच्छा, द मॉरल वैल्यूज ऑफ लाइफ आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द फिलोसफी? हमारी जो मॉरल वैल्यूज हैं हमारी लाइफ की, जो हम लाइफ से सीखते हैं, वो हमारा कौन देखता है? कौन देखता है? एक्सियोलॉजी देखती है। हमारी जो लाइफ की रियलिटी है, लाइफ की रियलिटी हमारी मेटाफिजिक्स देखती है। लाइफ की जो नॉलेज से कंसर्न रखता है, नॉलेज, वो हमारा एपिस्टेमोलॉजी है। एक्सियोलॉजी डील्स करता है वैल्यूज के साथ में, मॉरल वैल्यूज के साथ में। कॉस्मोस होता है हमारा विश्व का, यूनिवर्स के बारे में जो हमें ज्ञान प्राप्ति में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म? नेचुरलिज्म का फॉर्म नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म? आपको टाइप्स आपने सीखे हैं नेचुरलिज्म के, टाइप्स में। तो फिजिकल नेचुरलिज्म है, मैकेनिकल नेचुरलिज्म है, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल भी होता है। जी हाँ, बी नहीं है, साइकोलॉजिकल नेचुरलिज्म नहीं होता। बायोलॉजिकल होता है, मैकेनिकल यानी कि यंत्रवादी, प्रकृतिवाद जिसमें मैकेनिक्स होते हैं, एंड द फिजिकल नेचुरलिज्म होता है। मेन एम ऑफ आइडियलिस्टिक, क्या मेन एम क्या है? हम क्यों आइडियलिस्टिक करते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए,
ठीक है। उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, क्रिएशन ऑफ इंट्यूशन के लिए, टू बी प्रैक्टिकल। हम सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आइडियलिस्टिक एजुकेशन पढ़ते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पे इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस। इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस का इसका की किसमें हम लर्निंग प्रोसेस का करते हैं? जी हाँ, इंटीग्रेशन होता है एग्जिस्टेंशियलिज्म में। ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म में। नेक्स्ट आ जाओ, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी डिस्क्राइब्स द फिलोसफी एज अ एक्टिविटी हैविंग नो कंटेंट? कौन सी फिलोसफी होती है बताओ? हाँ जी। तो यहाँ पे आपको बोला है विच स्कूल ऑफ फिलोसफी डिस्क्राइब द फिलोसफी एज एन एक्टिविटी, एज एन एक्टिविटी, एज एन एक्टिविटी इज कॉल्ड द सांख्या दर्शन में होता है। ये कौन सी फिलोसफी को करते हैं कि फिलोसफी एक एक्टिविटी है जिसमें कोई कंटेंट नहीं होता, विषय वस्तु की क्रियाकलाप कहा। ठीक है। एजुकेशन शुड बी वोकेशनल इन कैरेक्टर इज एडवोकेटेड बाय। तो एजुकेशन क्या होना चाहिए? वोकेशनल इन कैरेक्टर। तो ये किसने बोला है? मतलब वोकेशनलाइज होना चाहिए, दैट शुड बी इन रियलिज्म, बिकॉज ये जो है आपका फैक्ट पर बेस्ड होता है। फैक्ट मतलब कि आपके साइंटिफिक एटीट्यूड हो, आपका टूर एंड टूरिज्म, मतलब चीज़ों को सेंसेस के थ्रू थ्रू रियलाइज किया जाए। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं सांख्या में सांख्या फिलोसफी किसने दी थी? सांख्या फिलोसफी हमारी सांख्या फिलोसफी कपिला ने दी थी। वेदांत, वेदांत फिलोसफी हमारे आदि शंकराचार्य ने दी थी। बुद्धिज्म, हाँ, यस। सो ठीक है, बुद्धिज्म आपका ये सी आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो बुद्धिज्म है, जैसे कि गौतम बुद्ध रहे हैं, जो उनके फाउंडर हैं। जैनिज्म वॉज दी महावीर। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन। आज जो नवोदय विद्यालय होम चेंजिंग वे ऑफ लाइफ, सोशल स्ट्राटिफिकेशन। अब सोशल स्ट्राटिफिकेशन जो है आपका कैसे होता है पता है ना आपको? डिफरेंट, अगर आपकी सोसाइटी में आपने देखा है डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट के लोग आपकी जो है सोसाइटी में रहते हैं। तो यहाँ पर देखो, यस, तो सबसे पहले जो नवोदय विद्यालय है उन्होंने इक्वालिटी के लिए ये स्कूल खोला था। ठीक है। जो होम है, होम इज द सोशलाइजेशन प्लेस है जहाँ पे आपको सोशलाइज होने का मौका मिलता है। चेंजिंग वे ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ में बदलते हुए, तो ये आपका मॉडर्नाइजेशन हो गया। एंड द सोशल स्ट्राटिफिकेशन इज योर कल्चरली डिसाइडेड। ये जो हमारी संस्कृति है द्वारा निर्धारित की जाती है, संस्कृति निर्धारित करती है। ठीक है। गर्ल्स फ्रॉम द पुअर फैमिलीज यूजुअली ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल से, जो गर्ल्स होती हैं वो ड्रॉप आउट होती हैं। गर्ल्स लुक आफ्टर देयर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एट होम, क्योंकि वो अपने जो भाई बहन होते हैं छोटे, उनको संभालती है। तो क्या स्टेटमेंट लगता है? ऑब्वियसली दोनों, या तो दो चीज़ें होती हैं, या तो घर में उनको अर्निंग के लिए जो है बिठा के रखा जाता है कि भाई स्कूल नहीं जाना है, आपको कमाने के लिए बाहर जाना है, या अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना है। माँ बाप दोनों ही वर्किंग होते हैं, इस वजह से भी होता है। या पैसा खर्च हो जाएगा, इस वजह से ड्रेस आएगी, ये सब, ये जो बेसिक अमेनिटीज होती है, बेसिक खर्च होते हैं, उनके लिए। यही रीजन हो सकते हैं, ये सारे रीजन आते हैं पॉवर्टी से।
ठीक है, आ जाओ। द स्किल्स एंड नॉलेज एक्वायर्ड इन द क्लासरूम आर एक्चुअली यूटिलाइज्ड बाय द इंडिविजुअल इन हिज हर एडजस्टमेंट। आपको कौन सी स्किल्स में रिक्वायर्ड होती है अगर आपको एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, मतलब एक इंडिविजुअल को एडजस्ट करना होता है तो? सोशल सिचुएशन में आती है, सोशल सिचुएशन में आती है, सोशल साइंस में आती है, सोशल कल्चर में आती है, या सोशल बिहेवियर में आती है। तो जब भी एक इंडिविजुअल को जो है अपनी स्किल्स या नॉलेज को एक्वायर करना होता है इन द क्लासरूम में, तो वो सोशल बिहेवियर में उसको एडजस्टमेंट लानी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ द एजुकेशन, इसमें से कौन सा इनफॉर्मल एजेंसी है? ए, प्लेग्राउंड। ठीक है, प्लेग्राउंड इज द इनफॉर्मल एजेंसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, इसमें से कौन सी सोशलाइजेशन की एजेंसी नहीं है? मतलब जहाँ पर आपका सोशलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, तो वो ऑब्वियसली ये प्रिंटेड मटेरियल है। ये प्रिंटेड मटेरियल से किस तरह सोशलाइजेशन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू सोशल चेंज, जब हमारी सोसाइटी में सोशल चेंज लाना है तो यहाँ पे कौन सा बैरियर बनता है? विचार यानी कि एरिस्टोक्रेसी, थिंकिंग, विचार, प्रैग्मेटिक आउटलुक मतलब एक नया दृष्टिकोण, या पॉवर्टी, गरीबी। बैरियर कौन बनता है? बैरियर गरीबी बनती है। गरीबी है जो आपके सोशल चेंज में, मॉडर्नाइजेशन में, एजुकेशन में, इन सब में बैरियर बनती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस लर्निंग इज द आउटकम ऑफ, जब हम एक कॉन्टिन्यूस लर्निंग की बात करते हैं, जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया था? नीड टू एजुकेट लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, पीपल्स डिजायर टू लर्न मोर एंड डायनामिक्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज एंड नीड टू अप्राइज जो है वन सेल्फ विद द लेटेस्ट नॉलेज, कि अपने आप को जो है लेटेस्ट नॉलेज के साथ में अपग्रेड रखना है ना, ये कॉन्सेप्ट आता है। वरना ये भी सही है, देखो अपने आप को नवीनतम ज्ञान से अवगत करने की आवश्यकता ऑल टाइम रहती है। तो हमेशा सतत जो है कॉन्टिन्यूस लर्निंग का आपको होना चाहिए। डायनामिक्स ऑफ एक्सपेंशन मतलब ज्ञान का गतिक विकास होना जरूरी है। तो ये भी आप सी भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनता है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हर टाइम ये पूछा जाता है, व्हाट इज द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन? तो यहाँ पर आता है, मैं बस सीधा सीधा इसका आंसर ही बता देती हूँ कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो सोसाइटी जो है और उसके जो अंदर चलने वाली घटनाएं होती हैं उसका सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये तो नहीं है, सी नहीं है इसका ऑप्शन। देखो सामाजिक संबंध जिनके द्वारा व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है, सोशल सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, social relations by which individual gain experiences, social development in the country, society और उसके जो relationships हैं with the individual, ओके ठीक है। सोसाइटी और उसमें होने वाली जो भी रिलेशनशिप्स हैं उसको आपने रिलेट करना है इंडिविजुअल के साथ में, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is included in the implied concept of school as a social agency? तो इसमें curriculum should be organized in terms of social values, organized in terms of development of knowledge as per needs of the individual child, organized in terms of local needs। जी हाँ, तो आपको बताना है जो कॉन्सेप्ट है स्कूल का एज अ सोशल एजेंसी है, हमारी जो स्कूल एक सोशल एजेंसी है, उसका जो कॉन्सेप्ट आया वो आया था ये एज पर द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड। यस, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर पिलर्स, फोर मैंने अभी डिलॉर्स के बारे में आपको बताया था। डिलॉर्स कमीशन रखा गया था 1966 में, इनके चार पिलर्स थे जिसमें लर्निंग, ये था लर्निंग टू लिव, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू था। तो इसमें से जो नहीं है वो है सी वाला पार्ट, ठीक है। एजुकेशनल चेंज एंड सोशल चेंज आर इंडिपेंडेंट होते हैं आपस में, बट विच इज द कॉज एंड विच इज द इफेक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था या किसने रिव्यू दिया था? दिस वॉज गिवन बाय योर ऑटोवे, ठीक है। अब ऑटोवे ने ये बोला था डिफाइन द स्टडी ऑफ रिलेशंस, आपको निकालना है एजुकेशन और सोशियोलॉजी के बीच में। सो जो एजुकेशन होता है इज एन एक्टिविटी विच गोज ऑन इन द सोसाइटी,
कुछ एक्टिविटीज हैं जो सोसाइटी में चलती रहती हैं, उनका जो एम है और जो उनके मेथड्स हैं डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी जहाँ पे वो है, जहाँ पर वो रहती है। तो इस तरीके से तो ये ऑटोवे की स्टेटमेंट थी यहाँ पे। स्टार्टिफिकेशन जो है सोसाइटी में किस बेसिस पर होता है ये आपको पता होना चाहिए कि पावर और प्रॉपर्टी या प्रेस्टीज, कल्चर, कास्ट या क्लास, तो किस बेसिस पे होता है ये पावर, प्रॉपर्टी और प्रेस्टीज। किसके पास कितनी पावर है, किसके पास कितनी संपत्ति है, किसके पास कितना गौरव है, प्रेस्टीज है, इस बेसिस पे सोशल स्ट्राटिफिकेशन होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नॉट, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या नहीं है, बिहेवियरल साइंस, अप्लाइड साइंस, नॉर्मेटिव साइंस या सोशल साइंस, क्या नहीं है। इसका आंसर है आपका ये नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव मतलब आदर्श मूलक विज्ञान नहीं। क्लियर। Identify the true statement from the following. A certain level of intelligence is essential for being creative. एक कुछ इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। हाईली इंटेलिजेंट पर्सन ही हाईली क्रिएटिव होता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अ पर्सन विद लो इंटेलिजेंस कैन बी क्रिएटिव। क्या एक जिसके पास लो इंटेलिजेंस होता है क्या वो क्रिएटिव हो सकता है, बट कहते हैं ना सम, कहते हैं ना सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट इज द करेक्ट वन। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है नॉट प्रेजेंटिंग एनी स्टिमुलस, प्रेजेंटिंग द अनप्लीजेंट स्टिमुलस, पनिशमेंट, टर्मिनेटिंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस। क्या आता है यहाँ पे? नेगेटिव स्टिमुलस जो रहता है आपका, यहाँ देखिए, हाँ जी, नेगेटिव जो पनिशमेंट है, देखिए नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ऐसे करके आता है। तो जो आपका जी हाँ, तो इसका आंसर आता है आपका डी, जिसमें आते हैं टर्मिनेट कर देना, जो अनप्लीजेंट स्टिमुलस आप दे रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है कि जो आप ये उद्दीपन को खत्म कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपको चारों मैंने दे रखे हैं, चलो एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं। चार चीजें होती हैं, ठीक है, मैं कहाँ बता, चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं। एक है नेगेटिव पनिशमेंट, एक है, ओके यहाँ पे आप जैसे आपने लिखा पनिशमेंट और यहाँ आपने लिखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, और ये हो गई आपकी पनिशमेंट। तो पनिशमेंट अगर पॉजिटिव एंड पनिशमेंट नेगेटिव, पनिशमेंट कहते हैं ना, तो पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट इज अ टाइप जहां पर आप प्रोवाइडिंग अ रिवॉर्ड और स्टिमुलेट आफ्टर अ डिजायर्ड बिहेवियर। ठीक है, आप चाहते थे, आप गुड बच्चे हो, अपने लेसन लर्न कर लिया है, सॉरी ये पनिशमेंट की बात हो रही है और मैं वो पढ़ रही हूँ, दिस इज रीइंफोर्समेंट लिखते हैं पहले, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वो होता है जब आपने कहा कि ये लेसन पढ़ोगे तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगी। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली इंक्रीज करने के लिए होता है बिहेवियर कि आप इन फ्यूचर करोगे। तो ये गुड जॉब वाला सिस्टम होता है यहाँ पे कि आपने ये किया तो आपको ऐसा मिलेगा। नेगेटिव फिर आता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, बिहेवियर होता है जहाँ पर रिमूवल ऑफ अनप्लीजेंट स्टिमुलस आप चाहते हो स्ट्रेंथन द बिहेवियर, मेकिंग इट मोर लाइकली टू अकर अगेन इन द फ्यूचर। इट इज नॉट अबाउट पनिशमेंट, ये पनिशमेंट नहीं, बट रादर इंक्रीजिंग अ बिहेवियर बाय टेकिंग समथिंग अनडिजायरेबल अवे, कि हम उसको कुछ ऐसा दे रहे हैं, जैसे बेड में अगर आप सुसु करोगे तो हमने एक अलार्म जो है उसके डायपर में डाल दिया कि जैसे ही वो सुसु करेगा वैसे वो अलार्म, तो वो डर के मारे पहले ही बता देगा। तो ये देखो सीट बेल्ट का अलार्म है ना, सीट बेल्ट का अलार्म वो बजता रहता है, बीप करता रहता है, बीप करता रहता है, फास्ट योर बेल्ट, फास्ट योर बेल्ट। तो आप कुछ गलत ना हो जाए उसके लिए आप एक अलार्म आपने लगा दिया। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि इट्स नॉट लाइक अ पनिशमेंट, ये पनिशमेंट नहीं है, ये अनडिजायरेबल कुछ ऐसा ना हो जाए कि अवे करने के लिए हम लोग नेगेटिव री लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अच्छा हाँ, मैं यहाँ कर सकती हूँ, यहाँ मैंने लगाया एक पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ हम लगा रहे हैं री और यहाँ हम लगा रहे हैं पनिशमेंट। तो यहाँ पर हम बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए लगाते हैं, तो यहाँ हम बिहेवियर को डिक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम पनिशमेंट दे रहे हैं। दिस इज नॉट लाइक अ पनिशमेंट, ये पनिशमेंट नहीं होता है, पनिशमेंट नहीं होता है। री में हम पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, वी आर जस्ट जो है ये कहना चाह रहे हैं कि वो बिहेवियर फ्यूचर में ना हो, वो बिहेवियर ना हो। अब आता है दिस इज द पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट ये रहा।
पीछे रहेगा आपका, ये रहा। पॉजिटिव पनिशमेंट डिलीवरिंग द एवर्सिव स्टिमुलस फॉलोइंग अनवांटेड टारगेट बिहेवियर। कि आप ये, अगर जैसे बच्चा नेल बाइट करता है ना, नेल बाइट करता है, तो इट शुड बी डिक्रीज द चांसेस ऑफ दैट टारगेट बिहेवियर अकरिंग अगेन। वो नेल बाइट कर रहा है, या जैसे जैसे बच्चा अगर मार्केट में जा रहा है और उसने जो है वहीं फैलना शुरू कर दिया किसी चीज को लेकर, है ना, तो एक पॉजिटिव पनिशमेंट दी जाती है कि ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे ना तो ठीक है, आपको वो नहीं दिया जाएगा। तो आपने एक पॉजिटिव पनिशमेंट दिया ताकि वो बिहेवियर जो है वो डिक्रीज हो जाए, वो बिहेवियर आप इन फ्यूचर नहीं चाहते हो कि वो रिपीट हो। फिर आता है जो है पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। क्या होता है नेगेटिव पनिशमेंट? यहाँ ये रहा। ये है नेगेटिव पनिशमेंट, जहाँ पे आप रिमूवल या रिडक्शन चाहते हो डिजायरेबल स्टिमुलस और रिवॉर्ड, ताकि वो बिहेवियर जो है फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कंडीशनिंग। जैसे एग्जांपल करते हैं, इफ अ चाइल्ड मिसबिहेव्स एंड देयर फेवरेट टॉय इज टेकन अवे, समझ रहे हो, एज अ कॉन्सिक्वेंसेस कि वो मिसबिहेव करा, उसका आपने जो है एक अपना उसका जो टॉय है वो छीन लिया है, तो ये हो गया नेगेटिव पनिशमेंट, आपने उसको दिया है। ठीक है, ताकि क्या हो, रिमूवल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वीकन्स दी एसोसिएशन, जो आपका बिहेवियर है उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाए, डिस्करेज हो जाए, वो वापस से रिपीट ना हो वो बिहेवियर, उसके लिए आप उसको नेगेटिव पनिशमेंट देते हो। यू डोंट वांट टू रिपीट दैट बिहेवियर इन फ्यूचर, दैट्स व्हाई यू आर गिविंग देम अ पनिशमेंट। आप एक पनिशमेंट दे रहे हो कि उसका फेवरेट टॉय आपने छीन लिया, आपने फेवरेट टॉय उसका छीन लिया, लेकिन इसमें आप पनिशमेंट नहीं दे रहे हो, इसमें आप पनिशमेंट नहीं दे रहे हो, यहाँ यू आर सेटिंग सम अलार्म, यू आर जस्ट स्कोल्डिंग, बातों बातों में उसको स्कोल्ड किया, यू आर नॉट पनिशिंग हिम। ठीक है, बस उसको आपने होमवर्क नहीं किया है तो उसके लिए आप डांट रहे हो, समथिंग लाइक दिस, उसको पनिश नहीं कर रहे हो। ठीक है, प्रोग्राम्ड लर्निंग इज बेस्ड ऑन, किस चीज से लर्निंग बेस्ड होती है भाई, सबको पता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसका सिंपल आंसर है इंक्वायरी। इंक्वायरी जो लर्निंग है इज कंड्यूसिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, इंक्वायरी लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो किस चीज़ के लिए होता है, क्रिएटिविटी के लिए होता है, सृजनात्मकता कौशल ये इसके लिए होता है, क्रिएटिविटी के लिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं जिसमें आप क्वेश्चन क्वेरीज पूछते हो, जिससे ब्रेन स्टॉर्म होते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे और स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट किसने दिए थे, इक्विलिब्रेशन की बात की थी पियाजे ने, है ना, इक्विलिब्रेशन की, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाज गिवन बाय द नास्लॉ। तो इसका आंसर है आपका बी, जिसमें आपने जो ये स्केड्यूल्स की बात हुई, ये स्किनर ने दिया था, जैसे ओपन कंडीशनिंग का इक्विलिब्रेशन हो गया। ये है कार्ल रॉजर्स ने आपको ये स्टूडेंट सेंटर लर्निंग की बात की। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज एडवोकेटेड बाय, एक्सपीरियंशियल लर्निंग किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय द कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म, आपको पता है डिफेंस मैकेनिज्म जो है दैट वाज गिवन बाय द फ्लूइड। फ्लूइड ने कहा हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीजें जो है रहती हैं, या हम हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे अनवांटेड चीजें घटनाएं घट जाती हैं जिन्हें हम अवॉइड करना चाहते हैं, विच इज वांट टू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, तो उसके लिए हम खुद को डिफेंस करते हैं बाय बाय डूइंग समथिंग, जैसे हमने डिग्रेशन किया या बाय सबलाइन किसी चीज में और मन लगाने लगे, एसोसिएशन नहीं होता, कंपनसेशन होता, एसोसिएशन इज नॉट द डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, आ जाइए, इट इज अ सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक ऑफ असेसिंग पर्सनालिटी। सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक कौन सी होती है इसमें से, दैट वाज द बी, यानी कि रॉचर का इंक ब्लॉक टेस्ट। अब मैं ये आपको बताती हूँ, जो ये रॉचर का, ये हरमन रॉचर ने, जो कि स्विस साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था 1921 में। ठीक है, इट्स मोर अबाउट द प्रोजेक्टिव टेस्ट है, जिसके अंदर आपके 10 कार्ड्स होते हैं प्रिंटेड, एंड द रॉचर जो टेस्ट है द मेजर ऑफ बोथ इंटेलेक्चुअल और नॉन इंटेलेक्चुअल आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स को जज करता है। इन द सीरीज ऑफ 10 कार्ड्स, जिसमें 5 कार्ड ये क्रोमैटिक होते हैं, 2 कार्ड्स ब्लैक एंड रेड होते हैं, रिमेनिंग 3 कार्ड्स जो है इस तरीके से कॉम्बिनेशन में कार्ड्स होते हैं, तो आपको उसको जो है परफॉर्म करना होता है। ठीक है, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे कौन से होते हैं मोस्टली, अगर जिन्हें पढ़ नहीं पा रहे हैं या उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, अग्रेसिव या ऑर्गेनाइज्ड तो नहीं होता है, बिकॉज वो अपने ही प्रॉब्लम से वो रहते, कंसिस्टेंट नहीं, अंडर अचीवर्स नहीं, दे आर अंडर, अग्रेसिव कम होते हैं, देखो अग्रेसिव की परसेंटेज फिर कम होती है, बट दे आर अंडर अचीवर्स, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है बच्चों को, है ना। अ चाइल्ड एटीट्यूड आई डोंट केयर, जब बच्चे बोलते हैं ना आई डोंट केयर, जो होना है हो जाएगा, तो वो किस तरह के बिहेवियर को शो करता है, क्या वो एक अग्रेसिव बिहेवियर है, ये डिनाइल है, यानी कि वो अस्वीकार करना चाहता है, डिफेंस है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, या रेट्रोग्रेशन है, यानी कि पश्चाताप न है। तो आई डोंट वाला जो फीलिंग होता है वो डिनाइल का होता है, कि उसको फर्क नहीं पड़ता है,
उसको फर्क नहीं पड़ता, वो डिनाई कर रहा है उस चीज़ से, तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है। आई डोंट केयर, मैम ने सुबह डांटा था कि ये काम करके आना, और वो डिनाई करे क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता, तो आई डोंट केयर। Which of the following statement is not correct about the guidance? Guidance के बारे में not correct है। Guidance जो है worker maintains confidentiality of the information, जो हमारी information उसको confidential रखता है। गाइडेंस जो वर्कर्स होते हैं डज नॉट नीड एनी स्पेशल ट्रेनिंग, किसी चीज ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। मिनिमम जो गाइडेंस प्रोग्राम्स होते हैं डिपेंड्स ओनली ऑन द बजट अवेलेबल इन द स्कूल। जो स्कूल्स में हमारे जो बजट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग गाइडेंस प्रोग्राम्स रखते हैं, या ग्रुप जो गाइडेंस होती है उसमें कोऑपरेटिव वेंचर होता है। आपको बताना है इनकरेक्ट वाला, तो ऑब्वियसली ये वाला ही होगा कि पैसे का गाइडेंस प्रोग्राम से क्या असर पड़ता है, नहीं पड़ता है। Our researcher wants to test the hypothesis. There is no significant difference between the means of control and experimental group. कंट्रोल ग्रुप है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। सो एट द टाइम ऑफ एनालाइजिंग द डेटा उन्होंने ये कहा कि कौन सी एरर आ रही है स्कोर को जज करने में, कि जहाँ पर रियल स्कोर जो है वो हायर आ रहा है और देन दी ऑब्जर्व स्कोर से। तो यहाँ पे आपको लगा ना कोई एरर है, तो वो कौन सी एरर है, एड द एरर इन ईच स्कोर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन। ओके, आ जाओ नेक्स्ट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? आपको बेसिकली ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। हिस्टोरिकल रिसर्च uses criticism, ये तो सही बात है। Correlational studies have a low validity. Findings of experimental can be re-verified. Randomization procedure in experiment में provide you sufficient experimental control. Yes, तो आपका बी वाला आता है, बी वाला फॉल्स आपको दे रहे हैं कि कोरिलेशनल या लॉन्गिट्यूडनल में लो वैलिडिटी का कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, कोरिलेशनल स्टडीज है, इट्स अ काइंड ऑफ स्टडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कंस्ट्रक्ट? हाँ जी, सो यहाँ पे आता है डज नॉट बिलोंग टू द कंस्ट्रक्ट, दैट अदर थ्री बिलोंग्स, मतलब कंस्ट्रक्ट करना समथिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सप्रत्यय अन्य तीन से भिन्न है, इन तीनों से अलग है? तो आपका यहाँ पे आता है डी ऑप्शन, ये वाला। ओके, A researcher has decided to test his one-tailed hypothesis को वो 0.1 लेवल पे सिग्निफिकेंस पे टेस्ट कर रहा है। वन टेल है, या तो इधर होगी या इधर होगा। सो द क्रिटिकल वैल्यू जो है एक्सपेक्टेड फॉर रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस का वुड बी द इक्विवेलेंट ऑफ द टू टेल हाइपोथेसिस। तो टू टेल हाइपोथेसिस, टू टेल का होगा 0.1, अगर उस पर टेस्ट हो रहा है 0. इस पे टेस्ट हो रहा है वन टेल का, तो दूसरा वाला आपका 0.5 पे टेस्ट हो रहा है। A researcher is developing items bank for a achievement test in subject A where item can be either right or wrong. Item जो है आपकी या तो गलत होगी या सही, तो ये क्या हो गया, डाइकोटमी हो गया। He has selected upper top and lowest bottom of the आइटम एनालिसिस का ऊपर का और नीचे का इन्होंने सिलेक्ट किया, तो इसमें से कौन सी आइटम, कौन सा कोरिलेशन इसमें लगाया जाएगा, वो आएगा आपका काई स्क्वायर। क्या आएगा, काई स्क्वायर। A researcher wants to study association between x and variable y, के बीच में वो स्टडी करना चाह रहा है, जबकि देर इज अ वेरिएबल जो z है वो दोनों को ही इन्फ्लुएंस कर रहा है। तब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, है ना, रियल वैल्यू पे वर्क करना चाह रहा है, तो कैलकुलेटिंग पार्शियल कोरिलेशन निकालेगा उसमें, मल्टीपल कोरिलेशन, कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, या यूजिंग का। तो यहाँ आप देखेंगे तो इसका आंसर बनेगा ये मल्टीपल कोरिलेशन निकाला जाएगा क्योंकि वेरिएबल ज़्यादा है। ठीक है, if a researcher wants to study achievement in a school subject, स्कूल के सब्जेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू द इंटेलिजेंस, देन ही हैज टू टेक इंटेलिजेंस के साथ, मतलब अगर वो मैथ्स के साथ में अपने इंटेलिजेंस लगाएगा, साइंस के साथ में इंटेलिजेंस लगाएगा, तो ये क्या हो गया, वन वेरिएबल नॉमिनल में रहेगा, अदर इंटरवल में रहेगा। बोथ वेरिएबल्स जो रहेंगे आपके इंटरवल स्केल पे रहेंगे, रेशियो स्केल या दोनों। तो यहाँ देखो, अचीवमेंट इज कैलकुलेटेड इनटू नॉमिनल स्केल पे अचीवमेंट होती है। अचीवमेंट जो आपका यहाँ पे है ये किस पे होता है, नॉमिनल स्केल पे। और जो आपकी इंटेलिजेंस होती है दैट इज कैलकुलेटेड इनटू द इंटरवल स्केल पे, ये याद रहेगा। इंटरवल इंटेलिजेंस में देखिए जीरो से लेकर अगर
यहाँ तक का है तो वो माइल्ड है, यहाँ से यहाँ तक का है तो वो जो है मॉडरेट इंटेलिजेंस है उसमें, तो ये कौन सी है, ये उसकी इंटरवल है ना। और अगर हम नॉमिनल स्केल में देखेंगे तो अचीवमेंट दिखी जाती है परसेंटेज पे, राइट। पर्पसफुल जो है, पर्पसफुल जो सैम्पलिंग है उसका क्या आता है, स्ट्रैटेजीज टू फाइंड इंफॉर्मेशन विच केसेस साइमल्टेनियसली, सैम्पलिंग प्रोसीजर डिजाइंड बिफोर डेटा कलेक्शन, a least desirable जो strategy होती है of the comprehensive sampling, a type of probability sampling। ये एक तरह की टाइप है, तो ये इसका जो आंसर है वो है बी, जहाँ पर जो सैम्पलिंग प्रोसीजर चलता है डिजाइन बिफोर द डेटा कलेक्शन, बिफोर द डेटा कलेक्शन। टेस्ट थ्योरीज जो होती हैं एंड एक्सप्लेन्स द रिलेशंस इन बिहेवियरल साइंसेस, टेस्ट यूजफुलनेस ऑफ साइंटिफिक थ्योरीज इन अ गिवन फील्ड, एक्सेप्टेड द बॉडी। गाइस ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी वो करोगे इसके साथ, यहाँ पे ऑप्शंस आपको ना गलत दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखना जो टेस्ट थ्योरीज होती हैं एंड एक्सप्लेन द रिलेशंस इन बिहेवियरल साइंसेस में, हम जब टेस्ट करते हैं तो उसको अप्लाइड बोलते हैं। टेस्ट यूजलेस ऑफ साइंटिफिक थ्योरीज इन अ गिवन फील्ड एस्टैब्लिशिंग द बॉडी, ये भी हमारी अप्लाइड में आता है। establishes the accepted body को research based on knowledge in a given field में, ये basic knowledge है। और merit और worth particular practice अगर हम करते हैं तो वो evaluation में आता है, ठीक है। टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सपोज फैक्टर, हमेशा अगर आप देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोज फैक्टरों में ना डिफरेंस निकाला जाता है। क्या डिफरेंस होता है इसमें, मैनिपुलेशन का डिफरेंस होता है कि यहाँ पर आप मैनिपुलेट कर सकते हो वेरिएबल्स को एक्सपेरिमेंट के दौरान, लेकिन एक्सपोज फैक्टरों में जो है आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही यहाँ पे भी वही आएगा, देखो नॉन मैनिपुलेशन होता है और नॉन मैनिपुलेशन होता है, देखो इसका बेस्ट आंसर मैं बताती हूँ, टू कैरेक्टरिस्टिक्स बताने में यही है, नॉन मैनिपुलेशन एंड नॉन रेंडमाइजेशन। आप रेंडमाइजेशन भी नहीं कर सकते हो क्योंकि जो इसमें जो सैम्पल्स होते हैं वो आपके काफ़ी समय के, मतलब क्योंकि घटना आपकी हो चुकी होती है तो उसके बाद आप सैम्पल डिसाइड करते हैं, तो इसमें रेंडमाइजेशन नहीं कर पाते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस नेसेसिटेट्स द यूज ऑफ क्वासी, क्वासी में आपका वो आता है रेंडमाइजेशन, नॉन रेंडमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ आपका आंसर है बी, एक्सपेरिमेंटर कैन नॉट असाइन द सब्जेक्ट्स रैंडमली, मैंने बोला ना रैंडमली जो होता है वो क्वासी में नहीं होता है। तो जहाँ पर भी आप देखोगे कि हम रैंडम एक्सपेरिमेंटर रैंडमली कोई काम कर रहा है या रैंडमली, तो वो क्वासी में नहीं आता है, ठीक है, ट्रू में आता है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आता है ऑन द टाइम पे जब आप कर रहे होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, जब हम एक रिसर्च प्रपोजल बना रहे होते हैं यूजिंग द फर्स्ट पर्सन वॉइस, हम फर्स्ट पर्सन वॉइस रखते हैं, यूनिक फॉर्मेट एंड स्टाइल, लेटिंग द टाइपिस्ट डिसाइड द फॉर्मेट, केयरफुली फॉलोइंग द, इसमें आपका ये आएगा यूजिंग द, आपका जो एक यूनिक फॉर्मेट दिया जाता है रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए उसी फॉर्मेट में आपको बनाना चाहिए। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी है। फेयर रिप्रेजेंटेशन, थ्योरेटिकल प्रोसेस, ये वाला भी बहुत इजी है, मैं आपसे डायरेक्ट कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था जब भी हम परफॉर्मेंस को जज करते हैं तो वो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में आता है ना, परफॉर्मेंस वाला, ये रहा परफॉर्मेंस वाला जो है प्रोडक्टिव का, ये किस में आता है, प्रिडिक्टिव में। बाकी फेयर रिप्रेजेंट करना चीज़ों को किसमें आता है, कंटेंट वैलिडिटी में आता है। थ्योरेटिकल प्रोसेस में आता है ये वाला, ये हाँ, ये रहा आपका कंस्ट्रक्ट हो गया, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट वाला आपका तो ये में रखता है नोन रिजल्ट्स, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए जो एक्सटर्नल वैलिडिटी रहेगी वो क्या होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। यूज ऑफ रिसर्च रिजल्ट इन ओनली सेटिंग ऑफ दैट स्टडी, हाउ वेल द रिसर्च वाज डन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी एंड जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। आपके लिए जो एक्सटर्नल वैलिडिटी का काम करेगा वो क्या रहेगी, जनरलाइजेबिलिटी, कि कितनी अच्छी से आपने चीज़ों को जनरलाइज किया है ना, जितनी करिए। एक होती है ऑथेंटिसिटी, एक होती है ऑथेंटिसिटी, एक होती है जनरलाइजेबिलिटी। तो जनरलाइजेबिलिटी जो है वो आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी में आता है, किसमें आता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी में। सो आई होप आपको 2008 के सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। सेशन को लाइक कर देना।
और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।